Hi, this is Komal Chaudhary and I welcome to all at the YouTube channel GS365। और आज का हमारा सेशन करंट अफेयर से रिलेटेड है। आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से ये पता होगा कि करंट अफेयर्स का सेगमेंट कितना इम्पोर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यह चीज मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि हमारे एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स का कितना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि जब आप किसी एग्जाम की तैयारी के लिए स्टार्ट करते हैं अपनी जर्नी, तो आप सबसे पहले सिलेबस आपको पता होना चाहिए। फिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट सेगमेंट होते हैं उस एग्जाम के लिए वो आपको पता होने चाहिए। तो आई होप कि आपको भी ये सब चीजें पता होंगी और आप भली भांति अच्छे तरीके से आपको पता होगा कि करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करेंगे आज का अपना सेशन। अपने सेशन की जो हमारी परंपरा कह लो या एज यूजुअल जो प्रथा है वो कह लो कि पहले हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हम आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। सो स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए पहले अपने टॉपिक एंड फिर चलेंगे हम न्यूज की तरफ, जहां हम कवर करते हैं स्टैटिक पार्ट, एनालिसिस एंड करंट अफेयर्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रहने वाला है, एक इंपॉर्टेंट चीज है कि नीलगिरी तहर के बारे में जानेंगे। ठीक है, दूसरा सी बर्थ बकथॉर्न के बारे में जानेंगे। एक दो चीजें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, जो न्यूज में बनी हुई हैं। तो मैंने आपको सोचा कि आपको चीजें पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा है संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम किया गया है लॉन्च। इसको जानेंगे क्या है ये। राष्ट्रपति शासन फिर एक बार न्यूज में आ गया है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं जब हम पढ़ते हैं ना आर्टिकल्स, जब हम पढ़ते हैं पॉलिटिकल साइंस, फिर पॉलिटी या राज्य व्यवस्था कह लो, तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 450 आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। 465 आर्टिकल जो कि भारत के संविधान में दिए हुए हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत ज्यादा। जैसे कि हम बात करें स्टार्टिंग के आर्टिकल्स, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। ठीक है, ये आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद हमें प्रधानमंत्री से रिलेटेड आर्टिकल पता होना चाहिए, प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल है वो हमें पता होना चाहिए, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, संसद। ठीक है, तीनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनते हैं कौन से, इमरजेंसी से, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर कुछ संस्थाएं उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको यहाँ पता होना चाहिए, जैसे कि वित्त आयोग हो गया, है ना, या फिर अनुसूचित जनजाति संबंधित आयोग हो गया, उससे संबंधित अनुसूचित जनजाति संबंधित आयोग हो गया, अन्य पिछड़ा वर्ग को भी अब एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है, उससे संबंधित कोई अनुच्छेद हो गया। तो ये कुछ ही टॉपिक हैं जहां से आपको अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर कोई आर्टिकल न्यूज में है तो आपकी किस्मत खराब है। अगर आपकी न्यूज में होने के बाद आपने नहीं पढ़ा है तो ही वो आर्टिकल एग्जाम में आ सकता है। बट अगर कोई भी आर्टिकल एग्जाम में नहीं है, सॉरी न्यूज में नहीं है, तो ये हमारे फंडामेंटल आर्टिकल्स हैं जो आपको बेसिक एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। इससे ज्यादा आप कर रहे हैं, इट इज वेल एंड गुड फॉर योर एग्जाम, फॉर योर प्रिपरेशन, बट ये एटलीस्ट वो आर्टिकल्स मैंने बोले जो आपको अपने एग्जाम से पहले करने ही करने हैं। अगर आप ये नहीं कर रहे तो ट्रस्ट मी, यू आर ऑन रॉन्ग पाथ। ठीक है, सो हमें ये आर्टिकल्स पता होने चाहिए। तो फिर से राष्ट्रपति शासन क्या हो गया, न्यूज में आ गया है, तो आर्टिकल 356 फिर से न्यूज बन गया है। सो आपको पता होना चाहिए। इसी तरीके से हम देखेंगे अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण, रिजर्वेशन की बात की है। रिजर्वेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो पिछले कई सालों से न्यूज में है। ठीक है, सो क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा, आप प्रिपेयर रहे इस तरीके को लेकर। आवश्यकता की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी, AON, ये क्या होता है, कैसे होता है, कब से स्टार्ट हुआ, क्या है, सब डिटेल पढ़ेंगे। अभी आपको पता चलेगा ये है क्या, है ना। जिन्होंने कभी सुना नहीं है वो चीजें अभी पता चल जाएगा उन्हें क्या है, बट अभी आपको फील होगा ये क्या चीज होगी, क्या आवश्यकता की स्वीकृति, है ना। बट डोंट वरी, कुर्सी की पेटी बांध के बैठिएगा आराम से, तो आपको सब पता चल जाएगा। उत्तराखंड की धराली में बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई है। ठीक है, ये बहुत ही बैड न्यूज है, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है वो हम देखेंगे। राइट, बादल का फटना, अचानक से बाढ़ आना, है ना। बादल कैसे फटते हैं वो हम देखेंगे, है ना। ऐसे नहीं होता ऐसे फट गए, ऐसे नहीं फटते, देखेंगे क्या है। राष्ट्रपति 2 बार लिख दिया, सॉरी। रूस ने आधिकारिक तौर पर 1987 की इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस INF संधि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को समाप्त कर दिया गया। एक तरफ यूएसए, एक तरफ रशिया। ठीक है, तो ये रशिया की नहीं थी, USSR वर्सेस यूएसए थी। ठीक है, यूएसए पहले ही इस संधि से पीछे हट गया था, अब USSR भी हट गया है।
इस संधि में न्यूक्लियर फोर्स से संबंधित जो इंटरमीडिएट रेंज की जो न्यूक्लियर मिसाइल्स होती हैं उनका प्रयोग नहीं होगा, दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं करेंगे, ये इसमें था मेंशन, बाकी हम देखेंगे डिटेल में। तो अब रशिया भी इससे पीछे हट गया है, यानी कि अब इस संधि के प्रति ना तो यूएसए की प्रतिबद्धता है और ना ही रशिया की इस संधि के प्रति कोई प्रतिबद्धता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा न्यूज है इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी आईएसए, है ना, असेंबली के ऐतिहासिक 30वें सत्र का समापन किया है, यानी कि आईएसए का 30वां सत्र हुआ है। इस सत्र में क्या क्या हुआ है, कौन कौन सी अपडेट चीजें आई हैं नहीं, वो देखेंगे। साथ ही साथ हम देखेंगे कि भाई ये आईएसए क्या है, ये कौन सी बला है जो पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो बहुत ही डिटेल में हम न्यूज एनालिसिस करेंगे, साथ के साथ हम देखेंगे अपने न्यूज करंट अफेयर से संबंधित, एंड कोशिश रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा एनालिसिस विद बहुत सारे डायमेंशंस के साथ आपके साथ मैं कवर करूं, ताकि आपको चीजें रटने से ज्यादा समझ में आए। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट न्यूज के साथ, और फर्स्ट न्यूज हमारा है नीलगिरी तहर। ठीक है, ये पक्षी, सॉरी, ये आपको जानवर दिख रहा होगा, तमिलनाडु का राज्य पशु है, तो आप ये ध्यान रखेंगे कि तमिलनाडु का ये है राज्य पशु है, नेशनल एनिमल की हम बात नहीं कर रहे हैं, राज्य पशु है। ठीक है, तो यह तमिलनाडु का राज्य पशु है, तमिलनाडु का। ठीक है, केरल और तमिलनाडु द्वारा आयोजित संयुक्त गणना के अनुसार नीलगिरी तहर की कुल जनसंख्या कितनी हो गई है, 2668 हो गई है, और इसी के कारण यह न्यूज में बना हुआ है। ठीक है, इसकी सर्वाधिक संख्या इरावकुलम राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है। ठीक है, तो आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस वाले राष्ट्रीय उद्यान का नाम याद रखेंगे। ठीक है, संरक्षण की स्थिति के बारे में हम जाने तो आईयूसीएन की यह एंडेंजर्ड जाति में है, वही वन्यजीव अभ्यारण्य की अनुसूची फर्स्ट में से दिया गया है। तो ये तो हो गया इसके संबंधित बेसिक इंफॉर्मेशन, कि जहां हम आपको बता रहे हैं कि यह केरल और तमिलनाडु द्वारा आयोजित एक संयुक्त जनगणना की गई है, जिसमें हमने देखा है कि नीलगिरी तहर की जनसंख्या कितनी हो गई है, 2668 हो गई है बढ़कर। राइट, वही हमने बात की कि यह तमिलनाडु का एक राज्य पशु है, और इराविकुलम जो राष्ट्रीय उद्यान है यह वहां पर सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है। ठीक है, संरक्षण की स्थिति को आप देखेंगे तो आईयूसीएन में एंडेंजर्ड है, और वही अनुसूची जो वन्यजीव अभ्यारण्य अनुसूची है उसकी फर्स्ट में से रखा गया है। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ और भी चीजें हो सकती हैं, ये आपको बता दिया मैंने कि यह तमिलनाडु का राज्य पशु है। नीलगिरी जो तहर है वो दक्षिण भारत में पाया जाता है, और यह जो पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जानवर होते हैं उसमें एकमात्र ऐसा जानवर है जिसके खुर आपको देखने को मिलेंगे, इसके खुर देखने को मिलेंगे। पर्वतों पे होने के बावजूद, पर्वत में पाए जाने के बावजूद भी इसके खुर देखना एक अपने आप में अनोखी विशेषता है, और इसमें 12 प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं। ठीक है, खुर वाले पर्वत जानवरों की 12 प्रजातियां प्राप्त होती हैं। ठीक है, उनमें से यह एकमात्र ऐसा पशु इसके खुर पाए जाते हैं पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने के बाद भी। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो रहा है, दोबारा सुन लीजिए कि यह खुर वाला एकमात्र पर्वतीय जानवर है। हालांकि भारत में खुर वाले पर्वतीय जानवर की 12 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है साहब, तमिलनाडु का राष्ट्रीय स्टेट एनिमल है, ये आपको पता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। मुझे बताइए कि हमने इसकी बारे में बात की कि संरक्षण की स्थिति क्या है, आईयूसीएन में एंडेंजर्ड है। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची फर्स्ट में दिया गया है। इससे संबंधित सरकार जब इतना आपको दिख रहा है कि इसके संबंध में संरक्षण में कौन कौन से इन्होंने उपाय किए हैं, बताओ जरा कोई, इस संरक्षण में कौन कौन से उपाय इसमें किए गए हैं, बताओ कोई क्या उपाय किए गए हैं भाई, कुछ आइडिया है तो बताइए। संरक्षण के लिए क्या क्या उपाय किए गए हैं? तो भाई इसके संरक्षण के लिए सबसे पहले प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर चलाया गया है। प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर चलाया गया है। कौन सा प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट नीलगिरी तहर। जिस तरीके से प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया है उसी तरीके से नीलगिरी तहर चलाया गया है, लेकिन यह तमिलनाडु सरकार का प्रोजेक्ट है। किसके द्वारा चलाया गया बेटा? यह है तमिलनाडु सरकार के द्वारा चलाया गया। यह आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होगी, तमिलनाडु सरकार के द्वारा। है तो क्लियर है सब कुछ? आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। दूसरा पॉइंट आप समझिए कि इसके अलावा कोई और पहल की गई है सरकार के द्वारा, तो हम हर 7 अक्टूबर को, किसको? 7 अक्टूबर को नीलगिरी तहर दिवस के रूप में मनाते हैं। 7 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर नीलगिरी तहर दिवस के रूप में मनाते हैं, जो अपने आप में क्या है, इसके संरक्षण के लिए एक उपाय के रूप में इसे समझ सकते हैं। ठीक है साहब, क्लियर?
समझ में आ गया कहाँ पाया जाता है, संरक्षण की स्थिति क्या है, कौन से अभ्यारण्य में ये सबसे अधिक पाया जाता है वो आपको पता है, इसके संरक्षण के लिए कौन कौन सी पहल की गई है सरकार के द्वारा वो आपको पता है। ओवरऑल सभी डायमेंशन के साथ आपको नीलगिरी लहर तहर के बारे में सब कुछ पता है, कहाँ पाया जाता है, कैसे पाया जाता है, कौन कौन सी स्टेट के द्वारा न्यूज में क्यों है, सब कुछ आपके ओवरऑल आपने कवर कर लिया है। अब बढ़ेंगे हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारा है सी बतकर्ण। क्या बेटा? नेक्स्ट न्यूज हमारा है सी बतकर्ण। लद्दाख के शीत मरुस्थलीय कोल्ड डेजर्ट में उगाए जाने वाले सी बतकर्ण और कुट्टू के बीज नासा के क्रू 11 मिशन द्वारा अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन भेजे किए जा रहे प्रयोग का हिस्सा है। ठीक है, आप सभी को पता है एक्जियोम 4, याद है किसी को? ठीक है, उसी तरह नासा का एक मिशन है क्रू 11 मिशन, जहां पर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जो प्रयोग किए जा रहे हैं 11 प्रयोग, क्रू 11, ठीक है, उसी प्रयोग का यह सी बतकर्ण हिस्सा है। कहां पाए जाते हैं? लद्दाख में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं बेटा? लद्दाख में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी करंट के संबंधित न्यूज। इसके थोड़ा सा जाने हम सी बतकर्ण के बारे में, थोड़ा समझें सी बतकर्ण क्या है। सी बतकर्ण बेसिकली एक पर्णपाती वृक्ष है। पर्णपाती वृक्ष क्या होते हैं? जो यह अगर हम बात करें, इसकी जो मृदा की क्वालिटी सुधारने की कैपेबिलिटी होती है, यानी कि इसमें एक क्वालिटी होती है कि जो मिट्टी होती है उसकी गुणवत्ता को सुधार सकता है। ठीक है, दूसरा जो हम देखते हैं रेगिस्तान एरियाज में, आप देखेंगे कि जो हवा की गति से रेत को जो उड़ता है उसको क्या कर सकता है? नियंत्रण कर सकता है। अर्थात हम क्या समझ सकते हैं कि यह मृदा संरक्षण को कर सकता है, करेगा। जब गुणवत्ता बढ़ाएगा, साथ के साथ मिट्टी को उड़ने से जाएगा, मतलब जोड़ेगा, खींच के रखेगा, दबा के रखेगा। यानी कि जो मृदा कटाव होता है रेगिस्तान एरियाज में, वहां पर हम इसे देख सकते हैं कि जहां इनका प्रयोग कर सकते हैं, मृदा संरक्षण के रूप में हम कर सकते हैं। यानी कि ओवरऑल हम क्या समझ सकते हैं कि जो सी बतकर्ण है इसका प्रयोग हम मृदा संरक्षण और जल संरक्षण में भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट। दूसरा, लद्दाख में पाया जा रहा है, तो सिंपल सी बात है कि यह ठंडे क्षेत्रों में उगने के लिए क्या है? एलिजिबल है, योग्य है, या फिर उसके लिए आदर्श स्थिति है। यानी कि हम ये भी कह सकते हैं इस पौधे के बारे में कि यह ऊंचाई वाले ठंडे क्षेत्रों में क्या कर सकता है? अच्छी तरह से उग सकता है। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है उच्च पोषण मूल्य। इसके फल जो होते हैं बेरी में विटामिन, कैरोटीनॉइड, पॉलीफेनॉल, फैटी एसिड और फाइटोस्ट्रॉल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है साहब, तो यानी कि इसके जो फल हैं, जो बेरी होते हैं, बेर होते हैं, बेर जैसे दिख रहे हैं आपको, जो बेर होते हैं इनमें बहुत इंपॉर्टेंट विटामिन होते हैं, कैरोटीनॉइड होते हैं, पॉलीफेनॉल होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, जो मैंने आपको लिखा हुआ है वो सब क्या होते हैं? इनसे क्या फायदा होता है कि जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं। जैसे कि अगर बात करूं कि जो कैंसर रोधी के रूप में हम इसको प्रयोग कर सकते हैं, सूजन रोधी के रूप में भी, यानी कि सूजन जो आती है जिन गुणों से, उनको इससे क्या होता है? सूजन के को रेजिस्टेंट ये करता है। ठीक है, यानी कि इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। तो यह जब हम बात कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन से विटामिन और बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें इसमें पाई जाती हैं, उससे हमारे स्वास्थ्य के लिए भी क्या है? यह इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण क्या मिलते हैं? एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं। चाहे हम बात करें कैंसर रोधी की, चाहे हम बात करें सूजन को रोकने वाले, सूजन रोधी के रूप में भी हम इसे समझ सकते हैं। यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका प्रयोग कुछ दवाओं के निर्माण के लिए या फिर कुछ रोगों के इलाज के लिए भी किया जा सकता है, किया जाता है। आई होप कि न्यूज और इसका महत्व समझ में आ गया होगा आपके। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम चलाया गया है। किसको चलाया गया? भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के सहयोग से नेपाल में राइस फोर्टिफिकेशन आपूर्ति और श्रृंखला प्रबंधन को मजबूत करने के लिए एक नया सहयोगात्मक पहल शुरू की है। यानी कि नेपाल में क्या किया है? राइस फोर्टिफिकेशन और आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन को मजबूत करने के लिए एक पहल स्टार्ट की है, सहयोगात्मक पहल स्टार्ट की है। अगर हम जाने WEP क्या है, संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम क्या है, तो यह दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय सहायता प्रदान करता एक संगठन है। यानी कि मानवीय सहायता करने वाला सबसे बड़ा संगठन है दुनिया का। ठीक है, क्या करता है? यह लोगों को जीवन बचाने तथा उन्हें संघर्षों, आपदाओं और जलवायु आपदाओं से उभरने में मदद करता है। यानी कोई क्या हो गया, कोई बाढ़ आ गई, ठीक है, कि कोई भी मानवीय आपदा आ गई जिससे जीवन को बचाने के लिए, इसकी कोरोना वायरस को समझ लो,
है ना। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं जो महामारी के रूप में फैला हुआ है, उसे जीवन को बचाने के लिए या उस दौरान जो स्ट्रगल कर रहा है मानव, ठीक है, उन सब में हेल्प करने के लिए यह एक दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है जो मानवीय सहायता करता है, ह्यूमैनिटी की हेल्प करता है एज ए ह्यूमन पर्सन। राइट, क्लियर। अगर बात करें इसके मुख्यालय को लेकर तो इसकी मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय रोम में है। स्थापना की हम बात करें तो 1961 में संयुक्त राष्ट्र महासभा और खाद्य एवं फूड संगठन FAO यानी कि यूएन असेंबली प्लस FAO ने मिलकर इसे संगठित किया था, स्थापित किया था 1961 ईस्वी में। ठीक है, क्लियर पॉइंट। अगर हम वित्त पोषण की बात करें तो राष्ट्रीय सरकारों के द्वारा कंपनियों निजी दानदाताओं से सुरक्षा वित्तीय योगदान के द्वारा से प्राप्त होते हैं। यानी कि अगर हम बात करें कि कहां से इसे फंडिंग मिलती है तो फंडिंग राष्ट्रीय सरकार देती है, यानी कि गवर्नमेंट्स देती हैं, क्योंकि यह कैसा संगठन है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो सरकारें इसमें क्या करती हैं? योगदान देती हैं, सपोर्ट करती है, फाइनेंशियल सपोर्ट इसमें देती हैं। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां हो गई, सरकारी कंपनियां हो गई, या फिर कोई निजी इंडिविजुअल भी यहाँ पर दान कर सकता है, जिनके कारण इस संस्थाओं को के द्वारा कार्य किए जाते हैं। राइट, क्लियर पॉइंट। इस संस्था की मैं बात करूं, इस संस्था को 2020 में, कब बेटा? 2020 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था शांति के लिए। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं, नोबेल पुरस्कार भी मिला था। एक मिनट, ये आप याद रखेंगे, नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला था शांति के लिए। ठीक है, शांति के लिए मिला था, और शांति वाला पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है। नोबेल पुरस्कार अभी बहुत हाईलाइट है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, उनको भी शांति दूत बनना है, और वो चिल्लाए जा रहे हैं, 30 बार बोल चुके हैं कि भाई मैंने भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध की मध्यस्थता की थी। ठीक है, झूठ बोलते जा रहे हैं। राइट, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारा है राष्ट्रपति शासन, यानी कि प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल, राष्ट्रपति शासन। न्यूज में क्यों है? संसद ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन की अवधि 6 महीने के लिए फिर से बढ़ा दी है। ठीक है, करंट अफेयर्स में क्यों है बेटा? क्योंकि अभी हाल फिलहाल में मणिपुर में भी राष्ट्रपति शासन की अवधि को 6 महीने के लिए फिर से बढ़ा दिया है, इसलिए फिर से न्यूज में आ जाता है। और हालांकि जो इमरजेंसी से संबंधित आर्टिकल्स हैं वो पहले से ही इंपॉर्टेंट होते हैं, और जब ऐसी न्यूज बन जाती है तो वो ऑटोमेटिकली और वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो अब आपके लिए 356 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपातकाल और वित्तीय आपातकाल, तीनों प्रकार की इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, तीनों ही इमरजेंसी आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पहले से ही होती हैं, बट अभी इमरजेंसी और न्यूज में आ चुका है तो यह डेफिनेटली और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है साहब, तो अब पढ़ेंगे हम आर्टिकल 356 क्या कहता है, क्या होता है, इसके मायने क्या होते हैं। यह तब लागू किया जाता है जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि राज्य सरकार संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है। ठीक है साहब, यानी कि अगर केंद्र सरकार को यह लगे कि राज्य में जो स्टेट गवर्नमेंट है वह संविधान के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है, तो वह क्या करेंगे? राज्यपाल से एक रिपोर्ट मांगेंगे, और राज्यपाल रिपोर्ट देंगे, और उसी आधार पर क्या करेंगे? राज्य आपातकाल लग जाएगा। इसे हम राज्य आपातकाल भी बोलते हैं, राज्य आपातकाल, राज्य आपातकाल भी बोलते हैं इसे। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी। राइट, सो इसमें चीज एक क्लॉज और है, जैसे कि यहां लिखा हुआ नहीं है, संविधान के अनुरूप। ठीक है, तो आप समझिए संविधान के अनुरूप आर्टिकल 365 है, जो ये बात कहता है कि राज्य द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन अगर राज्य सरकार नहीं करती है तो उसे भी यह माना जाएगा कि संविधान की अवमानना हुई है, संविधान का उल्लंघन हुआ है। अर्थात इस आधार पर भी राज्य स्तर पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक है, मैंने आपको एक चीज बताई, आर्टिकल 365, तो आप ये भी याद रखेंगे कि आर्टिकल 365, यानी कि आपको सिर्फ वित्तीय आपातकाल से संबंधित आर्टिकल नहीं याद रखने हैं, आपको एक और आर्टिकल एडिशनल याद करना पड़ेगा, आर्टिकल 365। क्लियर पॉइंट। चलो, प्रभाव क्या पड़ेगा? राष्ट्रपति राज्य सरकार के सभी कार्यों, राज्यपाल या विधानमंडल के अलावा राज्य में किसी प्राधिकरण द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों या उच्च न्यायालय की शक्तियों को छोड़कर, यानी कि जब राज्य आपातकाल लगेगा तो उसमें उच्च न्यायालय की शक्तियां प्रभावित नहीं होंगी, अपने हाथों में ले लेता है। तो ट्रैप यहीं से बनेगा कि स्टेट इमरजेंसी के दौरान, राज्य आपातकाल के दौरान, राष्ट्रपति शासन के दौरान क्या उच्च न्यायालय की शक्तियां भी प्रभावित होती हैं? जी नहीं, उच्च न्यायालय की शक्तियां प्रभावित नहीं होती हैं किसी भी केस में। मतलब जब मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रपति शासन की। ठीक है, राष्ट्रपति घोषणा कर सकते हैं कि राज्य विधानमंडल की शक्तियां का प्रयोग अब संसद करेगी। ठीक है, हालांकि
इसका प्रयोग यानी कि राष्ट्रपति शासन का प्रयोग इसलिए ही किया जाता है ताकि राज्य की शक्तियों का प्रयोग, राज्य विधानमंडल की शक्तियों का प्रयोग संसद कर सके। ठीक है, बट इसके लिए राष्ट्रपति को घोषणा करनी पड़ेगी स्पेसिफिक। ठीक है, क्योंकि क्लॉज ये कहता है कि राष्ट्रपति अपने द्वारा चुनित किसी व्यक्ति के द्वारा या खुद राष्ट्रपति शासन को उस जो सरकार है वहां का शासन संभालेंगे। यानी कि शासन कौन संभालेगा, या तो राष्ट्रपति संभालेगा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा चुने गए व्यक्ति। तो राष्ट्रपति क्या करता है, संसद को चुन देता है जल्दी से कि लो सर मैंने आपको चुन दिया है, अब आप शासन कीजिए। अब हम पढ़ेंगे अवधि को लेकर। राष्ट्रपति शासन को किसी नई उद्घोषणा के द्वारा हटाया या परिवर्तित किया जा सकता है। यानी कि नई घोषणा के द्वारा उसे खत्म भी कर सकते हैं, दोबारा से लागू कर सकते हैं या मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं उसमें। इसे अधिकतम 3 साल तक लागू किया जा सकता है, लेकिन हर 6 महीने में संसद द्वारा अनुमोदन जरूरी है। आप समझिए कि मैक्सिमम 3 साल तक इसे लगाया जा सकता है, लेकिन हर 6 महीने के बाद संसद के द्वारा इसे पारित किया जाना जरूरी है। ठीक है, किसी को अगर समझ नहीं आया, आई एक्सट्रीम सॉरी, यहाँ थोड़ा जल्दबाजी में समझाया, बट आप जाएंगे GS 365 के पॉलिटिकल फाउंडेशन बैच में, तो वहां पर इमरजेंसी से संबंधित एक प्रॉपर वीडियो है जहां आपको बहुत ही डिटेल में फाउंडेशन बैच के रूप में, ठीक है, फाउंडेशन मतलब बेसिक टू एडवांस, बहुत ही माइनर चीजें मैंने बताई हैं बहुत ही अच्छे से और डिटेल में। ठीक है, कितने बहुमत से होना चाहिए, कितने मेंबर होने चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, कौन सा आर्टिकल क्या, बहुत ही डिटेल में। मतलब आप पढ़ लेंगे ना तो आपको कहीं से कोई भी और लेक्चर अटेंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं लगेगी, आई गारंटी यू। ठीक है, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी जब वो आप लेक्चर ले लेंगे। एवरी क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, जो पूछे जाने वाले हैं, सब कुछ कवर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि अनुसूचित जातियों से संबंधित के लिए सीटों का आरक्षण क्या है। लोकसभा में भी क्या हुआ है, लोकसभा ने गोवा विधानसभा में अनुसूचित जातियों को आरक्षण प्रदान करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। क्या है, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण। संविधान का अनुच्छेद 332 सभी राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति यानी कि SC और ST के लिए सीटों का आरक्षण अनिवार्य करता है। कौन सा अनुच्छेद है मालिक, तो अनुच्छेद रहेगा हमारा आर्टिकल 332, यानी कि अनुच्छेद 332 राज्यों को विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए क्या करता है, आरक्षण अनिवार्य करता है। हालांकि असम इसका एक्सेप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, आप असम को अलग से रखेंगे, असम में यह लागू नहीं होता है, असम को छोड़कर आप याद रखेंगे, असम को छोड़कर, असम इसका पार्ट नहीं है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। और जो ये आरक्षण रहेगा वो आरक्षित सीट राज्य में अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में रहने वाला है। ठीक है, तो जो रिजर्वेशन है वो जनसंख्या के अनुपात में रहने वाला है, आप याद रखेंगे। इससे संबंधित विधेयक पास हुआ था लोकसभा में, इसलिए यह न्यूज में है। अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 332 क्या कहता है कि अनुसूचित राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति SC और ST के लिए आरक्षण क्या का है, अनिवार्य है, मैंडेटरी है। ठीक है, दूसरा पॉइंट, असम इसका पार्ट नहीं है, असम एक अपवाद है जहां अनुसूचित जातियों को छोड़कर स्वाधित जो वहां की, अरे क्या होते हैं, एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा है, हिंदी में तो स्वशासी जिले होते हैं। ठीक है, ARC बोलते हैं, ADC बोलते हैं, ऐसा कुछ है, तो उनके लिए विशेषकर, अब याद आएगा तो रिकॉल आएगा तो मैं आपको बताऊंगा दोबारा से। ठीक है, तो उनको यह शक्तियां मिली हुई हैं, तो असम इसका पार्ट नहीं है, इतना याद रखेंगे फिलहाल के लिए। और जो रिजर्वेशन है वह जनसंख्या के अनुपात में रहेगा, फिक्स नहीं है कि 1/3 रहेगा 1/4 रहेगा, नहीं, जनसंख्या के अनुपात में रहेगा। सपोज करो कि जनसंख्या 4% है तो 4% सीटों में रिजर्वेशन होगा, यानी कि 100 सीटें थी। ठीक है, तो 4 सीटें क्या होगी, रिजर्व हो जाएंगी, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ठीक है, जनसंख्या के अनुपात में रहेगा। राइट, चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारा है आवश्यकता की स्वीकृति। ठीक है, क्या है, आवश्यकता की स्वीकृति, एक्सेप्टेंस ऑफ द नेसेसिटी। भारत ने रक्षा खरीद परिषद DAC ने लगभग 67,000 करोड़ रुपए के मूल्य की रक्षा खरीद योजना को आवश्यकता की स्वीकृति दे दी है। AON प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। AON क्या होता है, यह रक्षा प्राधिकरण, यह रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया है। इसके क्या होता है, सैन्य उपकरण खरीदने की दिशा में पहला कदम था, यानी कि सेना के उपकरण होते हैं उसकी खरीदने के लिए क्या होता है, एक योजना लाई गई जिसको बोला जाता है AON, आवश्यकता की स्वीकृति, यानी एक्सेप्टेंस ऑफ द नेसेसिटी, जरूरत की आवश्यकता। ठीक है, यानी कि इसको स्वीकृति दे दी है कि आप खरीद लीजिए। कितने का प्रोजेक्ट हुआ है ये, 67,000 करोड़ का प्रोजेक्ट रहा है। ठीक है, क्लियर पॉइंट है, पता चल गया आवश्यकता की स्वीकृति क्या होती है।
ठीक है, चलो अच्छी बात समझ में आ गया। तो अब हम पहले समझेंगे थोड़ा सा डीएसी के बारे में। ये क्या होती है? रक्षा खरीद परिषद, डीएसी। डीएसी क्या है जरा बताइए, किसी को पता है तो? डीएसी है, यह है, इस परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? इस परिषद के अध्यक्ष रक्षा मंत्री होते हैं बेटा। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष होते हैं रक्षा मंत्री। तो फिलहाल में कौन रहेंगे? कौन रहेंगे फिलहाल में? तो फिलहाल में रहेंगे हमारे अध्यक्ष। तो हो गया, अरे क्या, राजनाथ सिंह। ठीक है साहब, तो आप याद रखेंगे, क्लियर पॉइंट है। ठीक, तो इसके बारे में बताएं। डीएसी जो उपकरण होते हैं सेना के लिए, उसकी खरीद से संबंधित जो डिसीजन लेना होता है, उसके लिए यह सर्वोच्च यानी कि एपेक्स बॉडी है। यानी कि सैन्य खरीद के लिए सर्वोच्च संस्था। ठीक है, लिख देता हूं, सर्वोच्च संस्था सैन्य खरीद के डिसीजन के लिए, निर्णय तो लिखा नहीं, समझ में आ जाएगा बेटा इजीली। यानी कि डीएसी की बात करें तो डीएसी के जो अध्यक्ष होते हैं वो रक्षा मंत्री रहते हैं, और यह सैन्य खरीद के संबंधित जो डिसीजन लिए जाते हैं उसके लिए क्या होना है, ये एपेक्स बॉडी डिसाइड करती है कि क्या खरीदना है, क्या करना है, किस तरीके से। यानी कि कोई रोड मैप बनाना है, कोई नीति बनानी है, कोई परियोजना बनानी है, सब डिसाइड करने के लिए कौन है? डीएसी। ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो भाई मेरे अभी एओएन आया था न्यूज में, तो हम तो पहली बार सुने, 2023 में आया था, लेकिन फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे सोचे तो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो एओएन के द्वारा भी हुए तैयार। तो भाई जो बीएमपी के लिए थर्मल इमेजर जो आधारित ड्रैगन नाइट साइट था, वह किया गया था फाइनल। दूसरा, समुद्र में खतरों को पता लगाने के लिए कॉम्बैक्ट ऑटोनोमस सरफेस क्राफ्ट, वो भी फाइनल किया गया था इसी के द्वारा, उसके लिए भी ओएन दिया गया था। ठीक है, तो ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनके लिए ओएन दिया जा चुका है पहले, वो फर्स्ट टाइम नहीं है। ठीक है, तो आपने हो सकता है फर्स्ट टाइम सुना हो, बट ये फर्स्ट टाइम नहीं। ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं जिसकी हम और भी बात कर सकते हैं। हम बात कर सकते हैं सक्षम की। ठीक है, सक्षम क्या था? जो वायुसेना प्रणाली को अपग्रेड करना था, ताकि उन्हें एक एकीकृत वायु कमान मिल सके। ठीक है, तो ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए पहले भी एओएन यानी कि एक्सेप्टेंस ऑफ द नेसेसिटी जारी किया गया है। ठीक है साहब, अब आते हैं हम एक नेक्स्ट न्यूज पे कि उत्तराखंड के धराली में क्या हुआ है, बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई है। ठीक है जी, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में खीर गंगा नदी के ऊपर बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई थी। यह नदी अलकनंदा नदी की सहायक नदी है। तो भाई मेरे, ये आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है नदियों वाला चैप्टर। ठीक है, जहां आपको पता होना चाहिए गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, और साथ ही साथ कौन सी नदी, जो इधर पंच नदी है, उन सबके बारे में आपको पता होना चाहिए कौन सी। एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए कि किस नदी का उद्गम कहां से हुआ है, उसकी लंबाई कितनी है, और कहां पे डिस्चार्ज हो रही है, और इंपॉर्टेंट उसकी ट्राइब्यूटरी यानी कि उसकी सहायक नदियों। ठीक है, सारी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, जो मेनली जुड़ती हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। बहुत बारीकी से देखें तो बहुत ज्यादा नंबर्स बढ़ जाएंगे, बट जितना मैक्सिमम आप कर सकें, इट इज मोर यूजफुल टू यू। ठीक है, बट बेसिक तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक, तो इस तरह की घटनाएं उत्तराखंड में ज्यादा घटने वाली लगी है। क्यों? ये क्वेश्चन मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया कि क्यों ये घटनाएं ज्यादा घटने लगी हैं। हाल फिलहाल में आप 2013 का आपको इंसिडेंट याद है जो केदारनाथ में हुआ था, वो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है। बादल फटना क्या होता है? यह किसी जगह पर 1 घंटे में 10 सेंटीमीटर या उससे ज्यादा बारिश हो जाती है तो उसे बादल फटना कहते हैं। ठीक है, तो बादल फटना ऐसा नहीं है कि कुछ भी ऐसे फट गया बादल और पानी गिर गया नीचे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यानी किसी जगह पर सिंपल 1 घंटे में अगर 10 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाती है तो उसे बादल फटने की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। यानी कि बादल फटने की घटनाएं छोटे दायरे में होती है और कम समय के लिए होती है। ठीक है, और जब इतनी ऐसी चीजें होती है कि छोटे दायरे के लिए हो रही है, यानी बहुत कम जगह हो रही है और बहुत जल्दी से हो रही है, कम समय के लिए, थोड़ी देर के लिए हुई फिर बंद हो गई, तो इसका जो अनुमान लगाना होता है, जो हम पूर्वानुमान लगाते हैं मौसम का, वो लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इस कारण इनसे नुकसान बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि पूरा अनुमान नहीं लगा पाते और इससे नुकसान हो जाता है, ज्यादा निगरानी हो नहीं पाती है। ठीक है, क्लियर पॉइंट। तो ये देखो, इसकी निगरानी के लिए सघन रडार नेटवर्क या हाई रेजोल्यूशन वेदर मॉडल की आवश्यकता होती है। ये घटनाएं मैदानों में भी घटित हो जाती हैं, लेकिन पहाड़ी इलाकों में ज्यादा होती है, क्योंकि वहां भौगोलिक संरचना इनकी संभावनाओं की वृद्धि करती है। ठीक है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन 2019 में बादल फटने से होने वाली आपदाओं के लिए जोखिम कम करने की रणनीति दी गई है। ऐसा नहीं है कि सरकार कुछ नहीं कर रही है या फिर हमारा इस पर कोई विचार या कोई मॉडल हमारे पास नहीं है, कोई रणनीति नहीं जी नहीं।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2019 के तहत इससे संबंधित हमारे पास जोखिम कम करने के लिए रणनीति भी है। ठीक है, मैदानों में भी हो सकती है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में ज्यादा होती है। क्यों होती है? क्योंकि वहां की भौगोलिक संरचना इस तरीके से होती है। ठीक है, कैसे होती है कि आप देखेंगे कि भारत, यह है पूरा प्रायद्वीप, ये भारत है। इस तरफ क्या है? इस तरफ क्या है? अरबी सागर, ये बंगाल की खाड़ी है। तो क्या है, इधर से हवाएं चलेंगी, यहाँ पे है ये, जब हवाएं चलेंगी तो क्या होगा? खड़ी ढलान है, अरब सागर से आने जो गर्म हवा आएंगी, नमी लेकर आएंगी, तेज से उठेंगी, और क्या होता है, उसकी जो पूरी ओरोग्राफी है वो हवा को ऊपर उठाती है और तेज वर्षा कर देती है। ठीक है, जब ऊपर उठेगी तो कपासी बादल बन जाएंगे। ठीक है, कपाली स्तरीय बादल बनेंगे, जो क्या करते हैं, जो बहुत ही हैवी बारिश करने में सक्षम होते हैं। ठीक है, क्लियर? तो दोबारा सुन लीजिए कि हाँ देखो, ऐसी स्थिति बनती है, गर्म हवा आएगी तो यहाँ से समुद्र से नमी उठाएगी। ठीक है, आगे क्या है, खड़े ढाल पहाड़ है, उसे टकराएगी। ठीक है, वहां पर क्या होंगे, कपासी स्तरीय बादल बनेंगे, जो कि भारी वर्षा करने के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, दूसरा, बादल हवा पहले से नमी युक्त है, नमी रहेगी। ठीक है, समझ में आ गया पॉइंट? ये तो हो गया एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो भी समझिए कि किसी केस में बादलों ने बारिश नहीं की। ठीक है, हवा आई थी, थोड़ी स्लो रही थी, इसलिए ऊपर उठी, धीरे से निकल गई, है ना, तो हवा से वर्षा नहीं हुई। ठीक है, लेकिन एक समय ऐसा होता है जब ऊपर घुटन होती रहेगी, एक समय ऐसा आएगा कि बहुत हैवी बारिश हो जाएगी, और उसी को बोलेंगे हम बादल का फटना। ठीक है, अब हम समझेंगे कि कौन से कारण हैं। मैंने बताया था ना कि ये मैंने आपको ऊपर छोड़ दिया। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, सब क्यों घटनाएं बढ़ रही हैं, रीजन क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है इस चीज के लिए, सबसे ज्यादा रीजन है वो है वैश्विक तापमान का बढ़ना, क्लाइमेट चेंज। ठीक है, इससे भारत में भी अत्यधिक, आपको देख रहा होगा कि हर साल बारिश ज्यादा हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। भारत में जो अत्यधिक वर्षा की घटनाएं हैं वह क्लाइमेट चेंज के कारण हो रही है। केदारनाथ जो बाढ़ है उस पर अध्ययन हुआ था, और जिसमें पाया गया था कि वहां पर वर्षा के लिए ग्रीन हाउस गैस और जो वायुमंडल में प्रदूषक थे वो वहां पर जिम्मेदार थे उसके लिए, जब उस त्रासदी की स्टडी की गई थी। डू यू नो ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट? ठीक है, क्लाइमेट चेंज। क्लियर पॉइंट? तो ये हमने रीजंस, होना, क्यों होना, कैसे होना, सब कुछ आपको बता रहे डिटेल में। आएंगे नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारा है कि रूस ने आधिकारिक तौर पर 1987 में इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि के प्रति अपनी प्रतिबद्धता समाप्त कर दी है। रूस ने इसके पीछे अमेरिका की हालिया और सैन्य कार्रवाई को हवाला दिया। इन कार्रवाइयों में रूसी तथ्यों के पास करीब 2 परमाणु पनडुब्बी को तैनात करने का अमेरिकी आदेश और फिलीपींस में टाइफून मिसाइल प्रणाली की तैनाती को शामिल है। अभी हाल फिलहाल में क्या हुआ है कि आप सभी को पता है कि अगर आप न्यूज फॉलो कर रहे होंगे तो थोड़ा शुरू से कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं ताकि आपको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। जब डोनाल्ड ट्रंप यूएसए के प्रेसिडेंट जो वर्तमान में है, इन्होंने चुनाव लड़ा था, तो इनका एक सो कॉल्ड वादा था कि मेरे पावर में आने के 100 दिन बाद ही मैं यूक्रेन और रूस का युद्ध लड़वा दूं, मतलब युद्ध खत्म करा दूंगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में कोशिश भी की, पहले यूक्रेन को आइसोलेट किया, फिर वहां से इन्होंने क्या किया, मोटा पैसा उठा लिया, मिनरल्स ले लिए, डील साइन कर ली। अब क्या कर रहे हैं, अब रशिया को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। रशिया जिसके ऊपर पहले से ही दुनिया के सबसे ज्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं, उसे तब इफेक्ट नहीं हुआ, तो वो क्यों डरेगा टैरिफ के वॉर से। तो अब क्या कर रहे हैं, उनके पार्टनर्स को डरा रहे हैं। इस पार्टनर्स में भारत भी है। भारत यूएसए का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, लेकिन फिर भी यूएसए भारत पर 25% टैरिफ लगा दिया है। 25% टैरिफ और एडअप हो गया है, जो कि 26 अगस्त से अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 25% अप्लाई हो गया, 25% और एडिशनल हो जाएगा 26 अगस्त से। क्यों? क्योंकि आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रशिया का ऑयल खरीदेंगे तो आपको ये पे करना पड़ेगा, अगर आपको यूएसए का मार्केट चाहिए। ये नेगोशिएबल डील है, वो एक बात है। बट इसी दौरान क्या हुआ, यूएस रशिया को आइसोलेट करने के लिए, रशिया में क्या हुआ है कि अभी हमने न्यूज कवर कर दी, कामचटका में, जो कामचटका जगह है उस पर भूकंप आए थे, इसकी वजह से जो यूएसएसआर की जो पनडुब्बियां हैं वो क्षतिग्रस्त हुई हैं। ठीक है, तो उनको पता है कि यूएसएसआर, जैसे हम रशिया बोल रहे हैं, जो रशिया है, रशिया की अभी पनडुब्बियां क्या है, क्षतिग्रस्त हुई है, तो वो एक वीक पॉइंट है उसका। इसलिए उन्होंने क्या किया है, कामचटका की तरफ, रशिया की तरफ 2 न्यूक्लियर पनडुब्बियां भेज दी, जहां पे लिखा हुआ है, तो उसको प्रेशराइज करने के लिए। ठीक है,
तो रशिया ने उसी के रिटेलिएशन में यह किया है क्या कि जो उनकी INF जो संधि थी वो उसे पीछे हट गया है। ऐसा नहीं है कि रूस ही हटा है। देखो 2019 में अमेरिका इस संधि से हटने के बाद यह पहले ही कमजोर हो गई थी, यानी कि अमेरिका 2019 में ही इस संधि से बाहर आ गया था, यानी कि यह संधि एग्जिस्ट ही नहीं करती थी पहले। भाई अब देखो दो पार्टनर थे, एक पार्टनर हट गया तो क्या बचा, कुछ नहीं है ना। तो ये हो गया संधि के बाद। यह संधि 1987 में संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ USSR के बीच हस्ताक्षर की गई थी। इस संधि के तहत 500 से 5500 किलोमीटर रेंज की सभी जमीन से प्रक्षेपित और बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल ऐसी जाती है और बैलिस्टिक मिसाइल इस तरीके से जाती है। ये बैलिस्टिक हो गया और ये क्रूज मिसाइल, दोनों ही प्रकार के जो मिसाइल नष्ट करना आवश्यक था। इस दौरान रशिया ने अपनी मिसाइल नष्ट कर दी बहुत सारी। इन्होंने लगभग 800 के करीब की थी और इन्होंने 1200 जन 2000 रुपये के, मतलब अब मुझे याद नहीं एग्जैक्ट नंबर्स, 800 और लगभग 1200 के आसपास इन्होंने की थी। मतलब ओवरऑल ये कह सकते हैं कि रशिया ने ज्यादा अपनी मिसाइलें थी वो डिस्ट्रॉय करी, यूएसए ने कम मिसाइल डिस्ट्रॉय करी। ठीक है, जब संधि हुई थी। यह परमाणु शस्त्रागार को कम करने के लिए हथियारों की एक पूरी श्रेणी को हटाने तथा सत्यापन के लिए साइट पर निरीक्षण की अनुमति देने वाला पहला बड़ा समझौता था। ठीक है, हालांकि यूएसए 2019 में संधि से बाहर हो गया था, तो ये ऑलरेडी वीक हो गई थी संधि। ठीक है, क्लियर पॉइंट है, क्लियर। चलो थोड़ा सा और समझें। यहां पे एक वर्ड आया था परमाणु हथियार, कहां गया, परमाणु शस्त्रागार को कम करने के लिए। तो इससे संबंधित कुछ और भी संधि थी, जैसे कि हम बात करें एनपीटी, नाम सुना होगा आपने, सुना है एनपीटी नाम, सुना एनपीटी नाम। जो एनपीटी है वह 1970 में लाई गई थी और इसका उद्देश्य था कि परमाणु हथियार जो है उसका प्रसार ना हो, उसका प्रसार रोक। जिनके पास परमाणु हथियार आ गए हैं उनके पास ही रहे और लोग परमाणु हथियार ना बना पाए, इसके परमाणु अप्रसार। ठीक है, जिनके पास है वो ना बनाए और जिनके पास आ गए वो ठीक है, और जिनके पास नहीं है वो ना बनाए। कब आई थी एनपीटी? 1970 में। उद्देश्य आपको बता दिया मैंने, क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य के साथ आई थी? भारत का सिग्नेचरी नहीं है, भारत ने इसका साइन नहीं कर रखा है। ठीक है, ऐसे एक और दूसरी संधि थी जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी, शॉर्ट। ठीक है, एक और संधि है SORT। ठीक है, ये कब लाया गया था? ये लाई गई 2002 में लाई गई थी, 2002 में लाई गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो यह 2002 में अमेरिका और रूस के मध्य थी, जो परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करती है, यानी कि जो परमाणु हथियार हैं उनको सीमित करे, लिमिट लगाए उन पे। ठीक है, जो बन गया मत बनाओ। ठीक है, और एक और थी हमारे पास जो भी रिसेंट सबसे अपडेटेड है, वो है परमाणु हथियार निषेध संधि TPNW। इसे 2017 में लाया गया था और इसमें यह था कि किसी भी परमाणु हथियार गतिविधि में शामिल होना क्या करता है? प्रतिबंधित करता है। तो यह क्या है? TPNW। इसे 2017 में लाया गया था। ठीक है, और क्यों लाया गया था? परमाणु हथियार की गतिविधि में सम्मिलित होने से प्रतिबंधित। ठीक है, तो ये थी हमारी परमाणु हथियार से संबंधित गतिविधियों से संबंधित कुछ संधियां। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट न्यूज की तरफ, और नेक्स्ट न्यूज हमारा है क्या? इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी ISA असेंबली के लिए ऐतिहासिक 30 समापन हुआ है। ठीक है साहब, तो 30 समापन हो गया है। तो क्या था 30 में? यह सत्र संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसरण UN क्लॉज और इसके अनुसरण भाग कार्यान्वयन समझौते के तहत ISA की स्थापना की 30वीं वर्षगांठ के साथ संपन्न हुआ है। 30वें सत्र के इंपोर्टेंट निर्णय यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। हालांकि देखो मुख्यालय कहाँ पर इसका? जमैका में है। सदस्य 170 है। साथ ही साथ यूरोपीय देश, यूरोपीय संघ जो है वो भी इसका सदस्य है, और UN क्लॉज के सभी पक्षकार के सदस्य हैं। कि जो भी UN क्लॉज में शामिल देश हैं वह सब इसके सदस्य हैं। ठीक है, क्लियर पॉइंट। थोड़ा जानेंगे ISA के बारे में कि ISA क्या है। तो भाई ISA जो हमारे राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र के जो जल है उससे बाहर का जो क्षेत्र है कि खनिज संसाधन का प्रबंधन करता है। यानी कि जो हमारे जैसे कि 200 नॉटिकल माइल्स होता है पूरा ओवरऑल, उससे बाहर का जो हाई सी है उसमें जो खनिज संसाधन है उसका प्रबंधन करने के लिए बनाया गया था ISA। ठीक है, जो विश्व के महासागरों लगभग
54% का मैनेज क्षेत्र मैनेज करता है। यह एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे गहरे समुद्री क्षेत्रों पर केंद्रित है। यानी कि आईएसए का हम बात करें, समझे आईएसए को, तो यह हाई सी से आगे की बात करता है। हाई सी जो हमारा कहाँ से है, 200 नॉटिकल माइल से आगे पड़ता है, उसमें जो खनिज संसाधन है उनको मैनेज करना, उनको मैनेज करना इसका मुख्य काम है। और यह एकमात्र संसाधन है, एकमात्र राष्ट्रीय निकाय है। किसके लिए? हाई सी के लिए। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है। मुख्यालय आपको पता चल गया, जमैका में है। सदस्य कितने? 170 सदस्य हैं। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। और नेक्स्ट न्यूज हमारा है समुद्री माल परिवहन विधेयक 2025। संसद संबंध क्या है? संदर्भ संसद ने समुद्री माल परिवहन विधेयक 2025 पारित कर दिया है, जो पुराने समुद्री माल परिवहन अधिनियम 1925 का स्थान लेगा। इसके मुख्य पॉइंट्स क्या है, क्या इसकी विशेषताएं हैं, बताइए। तो भाई पहले तो आप ये समझिए कि इस विधेयक में क्या है कि भारत के जो समुद्री व्यापार हैं उसके कानूनों को आधुनिक बनाने के लिए यह विधेयक लाए गए थे, जो 1925 में बनाया गया था। लगभग 100 साल पुरानी जो परंपराएं चली थी उस कानून को समाप्त करना और नए कानून को लाना, नए क्या है, नई परिणति, नए माहौल और नई डायमेंशंस के साथ लाया गया है। ठीक है, उद्देश्य क्या है कि जो भारत के 9 वहन कानून है वो हैंग विस्बी नियमों जैसी जो हैंग विस्बी नियम है, बात करेंगे भी क्या होते हैं, उनकी जो बेस्ट रिजल्ट हैं, बेस्ट प्रथाएं हैं, उनको हम उनके अनुरूप इसको बनाएं। ठीक है, तो पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो पहले आप समझिए हेग्स विस्बी नियम क्या होते हैं। तो समुद्री मार्ग से माल की ढुलाई को नियंत्रित करने वाले अंतर्राष्ट्रीय नियमों का एक समूह है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, क्या है हेग विस्बी नियम? क्या है हेग विस्बी नियम? क्या है कि समुद्री मार्ग से जो माल ढुलाई होती है उसको नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय नियमों का एक समूह है। ठीक है, कब लाया गया था? इन्हें लाया गया था 1924 में। कब लाया गया था बेटा? इन्हें लाया गया था 1924 में। ठीक है, 1924 में तैयार किया लाया गया था और 1968 में इसे क्या कर दिया, अपडेट करके लागू किया गया 1979 में। ठीक है, तो हेंग विप्सी क्यों कहा जाता है? क्योंकि विप्सी प्रोटोकॉल, विप्सी जगह के नाम से इन्हें जाना जाता है। अपडेट जब किया गया था तो विप्सी प्रोटोकॉल के तहत, विस्बी प्रोटोकॉल के तहत इसको अपडेट किया गया था। ठीक है, और लास्ट एक और अपडेट हुआ था 1979 में, एसडीआर, मैं भूल गया था, एसडीआर के तहत इन्हें अपडेट किया गया था और तभी इन्हें लागू किया गया है। क्लियर पॉइंट है। तो ये था विप्सी नियम, जो आपको एक डिफिकल्ट वर्ड लग रहा होगा। ठीक है, तो पहला तो बहुत सिंपल है, पुराने कानून को निरस्त करना। ठीक है, अपने युग के जो कानून है ना, तो उसको समाप्त करना। जैसे आपकी जो हमारे आज की सरकार वो कहती है कि अपने युग के कानून की जो उनको क्या करते हैं, उनके जो अवशेष हैं उन्हें भी हम समाप्त कर देंगे और नए कानून, एक स्वतंत्र भारत के कानून, स्वतंत्र भारत के लोगों द्वारा बनाए गए कानून को हम लाएंगे। वैसे भाव के साथ इसको क्या करें, पुराने कानूनों को निरस्त किया गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, वाहक उत्तरदायित्व को संहिताबद्ध करना। इससे कि आप क्या समझते हैं कि जो कार्गो संचालन में जो विवाद होते हैं उनको कम करने के लिए जो भी वाहक होते हैं उनकी देयता क्या होगी, उनके अधिकार क्या होंगे, है ना, उनके वेवर क्या होंगे, छूट क्या होंगे, इस बात से संबंधित जो कानून होंगे वो स्पष्ट रूप से इसमें मेंशन है। ठीक है, यानी कि स्पष्टता हमें दिख रही है, ऐसा नहीं क्लॉज में क्लॉज उठा के कुछ निकाल रखा है टेढ़ा मेढ़ा, जिसका मिसयूज इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या, वैश्विक संरचना में सरकार को सशक्त बनाना। मतलब क्या है कि जो केंद्र की अधिसूचना है उनके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलनों को शीघ्रता से अपनाने की शक्तियां प्रदान करना। यानी कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई शक्तियां हैं या फिर सम्मेलन में कुछ नया अपडेट हो रहा है उसे इजीली क्या करना, ऑब्जर्व करना और प्रोसेस करना, अपनाना। ठीक है, तो इसमें भली भांति लिखा हुआ है। ठीक है, आप क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट हमारा क्या है, व्यापार करने में आसानी का समर्थन करना। इसका मतलब क्या समझते हैं आप कि जो व्यापार है उसमें सरलता रहे, कानून ऐसा नहीं कानून दाव पेच रहे, है ना। तो इससे क्या है, समुद्री जो अनुबंध है उनको इजीली करना है और जो अनुपालन, जो मतलब पालन करने के जो बहुत ही इधर से नियम बहुत सारे नियम बना दिए, कोई पालन नहीं हो पा रहा है ना, तो उसको खत्म करते हुए क्या कर दिया है, इजी कर दिया है, सरल कर दिया है, जिन्हें पालन करना और फॉलो करना क्या है, इजी होता है। ठीक है, तो अब क्या रहेगा कि जो व्यापारी है उसके ऊपर नियम कानूनों का बोझ नहीं रहेगा कि इतने सारे नियम कानूनों को पालन करना, जिसमें कोई ना कोई छूट जाएगा, ऐसा नहीं है, इजी कर दिया है। ठीक है, मॉडर्न हो गया है और फॉलो करना इजी हो गया है, जिससे क्या नियम कम रहेंगे तो फॉलो करना आसान रहता है। ठीक है, ओवरलैपिंग कम रहती है। नेक्स्ट क्या, संसदीय निगरानी। संसदीय निगरानी से आप क्या समझते हैं कि यह सुनिश्चित क्या सुनिश्चित करेगी ये नियम, ये क्लॉज से आप क्या समझते हैं?
कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है उसे अपने संबंधित कोई भी कार्यकारी निर्णय जो विधायिका जो अपडेट करेगी, जो जवाबदेह रहेगी, कौन रहेगा? संसद रहेगी। ठीक है, तो आप इसे यहाँ समझ सकते हैं। नेक्स्ट है भविष्य के लिए तैयार कानूनी ढांचा। तो भारत को वैश्विक शिपिंग रुझानों के साथ साथ शीघ्रता से अनुकूल करने में मदद करता है, पहला पॉइंट। दूसरा, अगर हम बात करें समुद्री व्यापार के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए इस रणनीति को लाया गया है। ठीक, यानी कि भविष्य को देखते हुए प्रेजेंट डायमेंशंस क्या है, क्या सिचुएशन है, किन परिस्थितियों में हमें काम करना है। क्योंकि जब यह नियम लाया गया था 1925 में, तब की परिस्थितियां बेहद अलग थी, अभी की परिस्थितियां बेहद अलग हैं। जियोपॉलिटिक्स बदल रहा है ना, देश भी बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है ना, तो सब चीज बदल रही है। तो उसी परिपति, उसी परिस्थितियों को देखते हुए इन डायमेंशंस के साथ इस विधेयक को लाया गया था। ठीक है साहब, क्लियर पॉइंट है, यहाँ तक क्लियर है। सो दिस इज द लास्ट न्यूज एंड थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको मजा आया होगा। गुड डे एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू।